Very good evening to all of you. To crack UPSC and UPPCS, welcome to the Grandmaster 360. Myself Richa, and today we will cover the part 5 of the topic Vedic Age. लास्ट सेशन में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 54 तक कंप्लीट कर लिया था. आज की सेशन में हम क्वेश्चन नंबर 55 से शुरू करेंगे एंड जितना हो सकता है उतने क्वेश्चंस को कंप्लीट करने की हम यहाँ पर कोशिश करेंगे. लेट मी टेल यू कितने क्वेश्चंस रिमेनिंग हैं हमारे पास. Just wait for a few seconds. 101 क्वेश्चंस हैं. इट मीन्स आप कह सकते हैं कि 46 क्वेश्चंस और हैं. कोशिश करते हैं कि आज के सेशन में ही हम इन 46 क्वेश्चंस को कवर अप कर लेंगे. चलिए शुरू करते हैं अपने सेशन को. एंड स्टार्टिंग में ही आप लोगों से एक हम्बल रिक्वेस्ट है, प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा एंड एक पेन और कॉपी लेकर के जरूर बैठिएगा सो दैट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हम यहाँ पर नोट डाउन करते हुए चलें. चलिए अब हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 55 से. फटाफट हम आज के सेशन को शुरू करते हैं एंड कोशिश करते हैं कि ये जो है हमारा लास्ट पार्ट होगा वैदिक एज का. क्वेश्चन नंबर 55 देखिए क्या लिखा हुआ है. In the ancient period, chief livelihood source of the Aryans was. So देखिए क्या लिखा हुआ है कि प्राचीन एंशियंट पीरियड में जो चीफ लाइवलीहुड सोर्स था आर्यंस का वो क्या था. एग्रीकल्चर था, हंटिंग था, आर्ट क्राफ्ट था और बिजनेस था. तो बच्चों आर्यंस जो है डिपेंड थे किस पे, एग्रीकल्चर पे एंड हंटिंग फॉर देयर लाइवलीहुड. जो मेन था वो मेन सोर्स जो था एग्रीकल्चर था. तो ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा सही होगा. इन एंशिएंट टाइम द आर्यंस वर डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर एंड हंटिंग फॉर देयर लाइवलीहुड. चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन 56 की तरफ. हम लोगों ने एक शब्द पढ़ा था यव. यव का मतलब जो है जौ होता है, यानी कि बार्ले हम लोगों ने देखा था. यव का मतलब जो है बार्ले होता है. तो अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 56 जो है उसी पे आधारित है. चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 56 आखिर क्या कह रहा है. द वर्ड यव मेंशन्ड इन ऋग्वेद इज यूज्ड फॉर विच एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट. तो हम लोगों ने क्या पढ़ा था, हम लोगों ने जो लास्ट पार्ट 4 था वहां पे जो है इसका मतलब देखा था. यव का मतलब क्या होता है, बार्ले होता है या फिर जो है जौ होता है. यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा करेक्ट है. द वर्ड यव मेंशन इन ऋग्वेद इज यूज्ड फॉर द फूड ग्रेन बार्ले. ध्यान रखिएगा आप लोग, हिंदी में इसको जो है जौ कहा जाता है. अगला क्वेश्चन हम देखते हैं क्या लिखा हुआ है. क्वेश्चन नंबर 57. देखिए अगला क्वेश्चन जो है राजस्थान पीसीएस का है. ये मत सोचिएगा कि राजस्थान पीसीएस में आया है तो किसी और एग्जाम में नहीं आ सकता है. हो सकता है ये क्वेश्चन यूपीएससी में ही पूछ ले या फिर जो है यूपीपीसीएस और अदर स्टेट पीसीएस एग्जाम में पूछ ले. देखिए एक तरफ लिस्ट 1 में जो है कुछ टर्म्स दिए हुए हैं, लिस्ट 2 में जो है लिखा हुआ है कुछ टर्म्स दिए हुए हैं. यहाँ पे मैच द फॉलोइंग करना है कि किस शब्द का मतलब क्या होता है. ठीक है, तो लिखा हुआ है व्रीहि, दूसरा मुद्ग, तीसरा यव, चौथा इक्षु और लिस्ट 2 लिखा हुआ है शुगर केन, राइस, मूंग बीन एंड फोर्थ लिखा हुआ है मिलेट. तो अगर बच्चों आप व्रीहि का मतलब जानना, व्रीहि शब्द को मैच करेंगे तो व्रीहि का मतलब होता है राइस. ध्यान रखिए व्रीहि शब्द का मतलब होता है राइस. वहीं जब हम मुद्ग की बात करेंगे, मुद्ग का मतलब होता है मूंग बीन. मुद्ग का मतलब होता है मूंग बीन. वहीं जब हम यव की बात करते हैं तो अभी हम लोगों ने पढ़ा था बार्ले या फिर मिलेट जो है यव का मतलब होता है. यहाँ पे जो है अगर यहाँ बार्ले लिखा होता तो बार्ले करते हैं और यहाँ मिलेट लिखा होता तो मिलेट टिक करेंगे. वहीं जब हम बात करते हैं इक्षु, तो इक्षु इस शब्द का मतलब भी हम लोगों ने लास्ट सेशन में पढ़ा था. इक्षु का मतलब होता है शुगर केन. ध्यान रखिएगा इक्षु का मतलब होता है शुगर केन होता है बच्चों. यानी कि व्रीहि का मतलब, व्रीहि की अगर हम बात करते हैं, व्रीहि शब्द का मतलब राइस, मुद्ग का मतलब होता है मूंग बीन एंड यव का मतलब होता है मिलेट और इक्षु का मतलब होता है शुगर केन. फॉर ए का हुआ सेकंड. देखिए ए का सेकंड अगर आप मैच करते हैं तो डी वाला ऑप्शन हमारा सही है. ठीक है बच्चों.
चलिए इसका आंसर हम देखते देखिए। बहुत सही, जो हम लोगों ने मैच किया था वही इसका जो सही जवाब है। व्रीही राइस, मुद्ग मूंग बीन या वो मिलेट, और इक्षु जो है शुगर केन। अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है, इसके भी बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। द ऋग्वेदिक पाणी बिलोंग टू विच क्लास ऑफ द सिटीजन। तो लिखा हो जो ऋग्वेदिक पाणी थे वो किस क्लास ऑफ द सिटीजन से बिलोंग करते थे। वो प्रीस्ट थे, आयरन स्मिथ थे, और गोल्ड स्मिथ थे, और ट्रेडर्स थे। तो पाणी जो है वो जो ऋग्वेदिक पीरियड में बिलोंग करते थे वो जो है क्लास ऑफ ट्रेडर्स थे। तो डी वाला ऑप्शन हमारा सही होगा। ध्यान रखिएगा पाणी शब्द का मतलब जो है क्लास ऑफ ट्रेडर्स था। चलिए अगले पॉइंट की तरफ हम मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 देखिए बच्चों क्या लिखा हुआ है। द सिस्टम ऑफ गवर्नेंस प्रिविलेंट इन द वैदिक एरा वॉज। तो देखिए क्या लिखा, जो सिस्टम ऑफ गवर्नेंस था प्रिविलेंट इन द वैदिक एरा वॉज ऑटोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक या फिर डिसेंडेंट मोनार्की। तो क्या लिखा हुआ बच्चों, सिस्टम ऑफ गवर्नेंस कैसा था वैदिक एरा में, ऑटोक्रेटिक था, डेमोक्रेटिक था, या फिर रिपब्लिक था, या फिर जो डिसेंडेंट मोनार्की। देखिए अगर हम बात करते हैं वैदिक एरा में सिस्टम ऑफ गवर्नेंस क्या था, तो डिसेंडेंट मोनार्की था बच्चों। डी वाला ऑप्शन हमारा सही है। मोस्ट पॉपुलर एंड प्रिवलेंट सिस्टम ऑफ गवर्नेंस ड्यूरिंग द वैदिक एरा वाज डिसेंडेंट मोनार्की। Although some examples of election by the people were also found. Just wait for a few seconds. Although some examples of election by the people were also found, but the general इंटरेस्ट ऑफ द पब्लिक वॉज टुवर्ड्स मोनार्की। तो ध्यान रखिएगा आपको कुछ देखने को मिलेगा, कुछ उदाहरण आपको देखने को मिलेंगे कि जहाँ पे जो है जनता के द्वारा इलेक्ट किए गए हैं, बट जनरली आपको क्या देखने को मिलेगा कि जो पब्लिक का इंटरेस्ट था, जो पब्लिक का झुकाव था वो मोनार्की की तरफ था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन जो है सभा से जुड़ा हुआ है, और सभा समिति के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था, ठीक है। सभा शब्द का मतलब क्या था, क्या हम लोगों ने पढ़ा था। वो सभा, सभा का मतलब था बच्चों काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। अभी हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है सभा का मतलब था। ये अगले क्वेश्चन से जुड़ा हुआ पॉइंट हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। चलिए आपके सामने जो क्वेश्चन नंबर 60 प्रेजेंट किया जाता है, देखिए क्या लिखा। सभा ऑफ वैदिक एरा वॉज एन इंस्टीट्यूशन ऑफ मर्केंटाइल पीपल ऑफ द विलेजेस। लिखा बी लिखा हुआ वॉज अ रॉयल कोर्ट, सी लिखा हुआ वॉज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, एंड डी लिखा हुआ नेशनल असेंबली ऑफ ऑल द पीपल ऑफ द स्टेट। तो सभा ऑफ द वैदिक एरा का मतलब क्या है। अब देखिए बच्चों ड्यूरिंग द वैदिक एरा की अगर हम बात करते हैं, the two institutions namely Sabha and Samiti have been mentioned in the as the controlling powers upon the autocracy of the king। ठीक है बच्चों, तो सभा समिति के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। सभा was the assembly of the learned and elite ones। समिति क्या था बच्चों, समिति was the assembly of द कॉमन पीपल इन द स्टेट। तो इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। जो वैदिक एरा की अगर हम बात करें वहां पे सभा शब्द का मतलब है वो था वॉज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है। द ऋग्वेदिक ट्राइबल असेंबली एसोसिएटेड विद जुडिशियल फंक्शन वॉज सभा, समिति, विधाता, और डी लिखा हुआ है ऑल ऑफ दिस। तो क्या लिखा हुआ बच्चों हमारे सामने क्वेश्चन देखिए क्या है। झारखंड पीसीएस का ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन हमारे सामने है जो ऋग्वेदिक ट्राइबल असेंबली जो है एसोसिएटेड थी जुडिशियल फंक्शन से, वो कौन सी थी। तो हम लोगों ने यहाँ पे क्या पढ़ा था, सभा वॉज असेंबली ऑफ द लर्न्ड एंड द इलाइट वंस, ठीक। और ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स भी थे, आप इन्हें कह सकते हैं अदर लैंग्वेज में। तो सेवरल यहाँ पे जो है हमारा जो ऋग्वेदिक ट्राइबल असेंबली एसोसिएटेड विद जुडिशियल फंक्शन वो कौन सी थी, सभा थी। समिति की अगर हम बात करेंगे, समिति जो थी असेंबली थी आम जनता की। Several tribal or the clan based assemblies such as a sabha, samiti, vidata are mentioned in the Rigveda. Among them, sabha was associated with judicial function. Sabha is mentioned 8 times in the Rigveda. अब यहाँ पे एक पॉइंट आपको देखने को मिल रहा है, ये क्वेश्चन हो सकता है प्रीलिम्स में पूछ दे कि सभा शब्द जो है ऋग्वेद में कितनी बार मेंशन किया गया है। तो 8 टाइम्स जो है सभा शब्द है ऋग्वेद में मेंशन किया गया है। सभा एंड समिति जो है
अथर्ववेद के अकॉर्डिंग जो है सभा और समिति प्रजापति की जो है दो पुत्रियां थी। तो अब देखिए एक और चीज मैं बताना चाहूंगी कि जैसे कि हम क्वेश्चन 61 देख रहे हैं, तो यहाँ आपको जो है एक्सप्लेनेशन देखने को मिल रहा है। तो ये जो एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, ये जो एक्सप्लेनेशन दिया, एक्सप्लेनेशन में हर पॉइंट को थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि यहाँ से जो है अगला क्वेश्चन बन रहा है। इसी प्रकार से हम क्वेश्चन नंबर 62 पढ़ रहे हैं, उसमें भी कुछ एग्जाम्पल दिया हुआ है। हो सकता है कि क्वेश्चन नंबर 63 जो हमें देखने को मिलेगा उसका आंसर जो है इसी क्वेश्चन नंबर 62 के एक्सप्लेनेशन में ही होगा। तो थोड़ा जब हम एक्सप्लेनेशन को डिस्कस करेंगे, उसको पढ़ेंगे, थोड़ा ध्यान से आप लोग समझने की कोशिश कीजिएगा। जैसे कि यहाँ पे हम लोगों ने एक पॉइंट पढ़ा था, सभा शब्द को जो है ऋग्वेद में 8 बार मेंशन किया गया है। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा कि सभा और समिति जो है प्रजापति की दो पुत्रियां थी अथर्ववेद के अकॉर्डिंग। अब ये जो प्रजापति की दो पुत्रियां थी सभा और समिति अथर्ववेद के अकॉर्डिंग हमें पता चल रहा है, यहीं से जो है जुड़ा हुआ ये क्वेश्चन पूछा हुआ है क्वेश्चन नंबर 62 में। क्वेश्चन नंबर 62 देखिए बच्चों क्या लिखा हुआ है, इन विच ऑफ द वेदास, चार वेद हैं, आप लोगों को पता है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ये चार वेद हैं, आप सभी लोगों को पता होगा। और देखिए चारों वेदों के नाम भी यहाँ पे मेंशन किए गए हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद एंड अथर्ववेद। तो लिखा हुआ है कि किस वेद में जो है सभा और समिति आर कॉल्ड एज डॉटर ऑफ द प्रजापति। तो अभी जस्ट हम लोगों ने फ्यू सेकंड्स पहले ही डिस्कस किया था क्वेश्चन नंबर 61 में, ये सभा और समिति जो है प्रजापति की दो पुत्रियां हैं, ये अथर्ववेद में कहा गया है। तो अब आपको यहाँ पे कोई ऑप्शन देखने की जरूरत नहीं है, जैसा कि अभी हम लोगों ने डिस्कस किया, फटाफट टिक मारेंगे ऑप्शन नंबर डी को, अथर्ववेद को, ठीक है। द क्लियर डिस्टिंक्शन बिटवीन सभा एंड समिति, हम लोगों ने सभा का मतलब भी देखा थोड़ी देर पहले, समिति का मतलब भी देखा। समिति कैन नॉट बी मेड बट इट इज क्लियर दैट सभा एंड समिति वर क्लियरली मेंशन द अथर्ववेद एज द टू डॉटर्स ऑफ द प्रजापति। अभी हम लोगों ने इन शब्द का मतलब भी देखा, उसके बाद ये भी पढ़ा था कि अथर्ववेद में मेंशन किया गया है कि ये दोनों जो है प्रजापति की दो पुत्रियां थीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 63 की तरफ हम मूव करते हैं। क्या लिखा हुआ क्वेश्चन नंबर 63 बच्चों, बच्चों ये जो है हमारा वैदिक एज का लास्ट पार्ट चल रहा है, ये जैसे ही सेशन कंप्लीट होगा उसके बाद आइदर मिक्स क्वेश्चंस की टेस्ट सीरीज आप लोग के सामने लेकर के आया जाएगा, और मॉडर्न हिस्ट्री का कह सकते हैं आप थ्योरेटिकल पार्ट हम शुरू करेंगे, जहां से हम लोगों ने चीजों को रोका था, जहां से हम लोगों का थ्योरेटिकल पार्ट रुका हुआ था, उसके बाद से आगे की चीजों को हम शुरू करेंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन 63 देखते हैं क्या लिखा हुआ है। आयुर्वेद दैट इज साइंस ऑफ लाइफ अपीयर्ड फर्स्ट इन, देखिए क्या लिखा हुआ, आयुर्वेद जो कि जिसे आप साइंस ऑफ लाइफ कहते हैं, ये जो है पहली बार हमें देखने को मिलता है अरण्यक में, सामवेद में, यजुर्वेद में, या फिर जो है अथर्ववेद में। तो हम लोगों ने इसके बारे में भी पहले ही पढ़ा हुआ है, बार बार चीजों को बताने की जरूरत नहीं है। तो आयुर्वेद जिसे आप साइंस ऑफ लाइफ कहते हैं अपीयर्ड फर्स्ट इन अथर्ववेद, बच्चों डी वाला ऑप्शन हमारा सही है। आयुर्वेद इज एन उपवेद ऑफ अथर्ववेद, आयुर्वेद क्या है, अथर्ववेद का उपवेद है। इट डिस्क्राइब्स द थॉट्स एंड सुपरस्टिशन ऑफ द पीपल, कॉमन पीपल। इट comprises of various contents such as disease prevention, कोऑर्डिनेशन, लॉयल्टी, मैरिज एंड पोइट्री। तो ये आपको पता होना चाहिए, आयुर्वेद जिसे आप साइंस ऑफ लाइफ कहते हैं, ये उपवेद है अथर्ववेद का। चलिए क्वेश्चन नंबर 64 की तरफ हम मूव करते हैं। Just wait for a few seconds. क्वेश्चन में सबसे पहले हम 65 देखते हैं बच्चों। Just wait for a few seconds. अब देखिए सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 64 देखते हैं। और मैंने आप लोग को एक चीज बताया था, ऋग्वेदिक जो रिलीजन है बच्चों, वो बहुदेववाद से जुड़ा हुआ है। वहां पे आपको जो है कई सारे देवताओं की बारे में मेंशन किया हुआ मिलेगा, जैसे कि गॉड ऑफ स्काई, ठीक है। गॉड ऑफ स्काई में आपको वरुण देखने को मिलेंगे, गॉड ऑफ स्काई में वरुण, मित्र, सूर्य, विष्णु देखने को मिलेंगे। वहीं गॉड ऑफ स्पेस में इंद्र, रुद्र देखने को मिलेंगे। गॉड ऑफ अर्थ में अग्नि, बृहस्पति, सोम देखने को मिलेंगे।
तो आप कह सकते हैं क्वेश्चन हमारा पूछ रहा है ऋग वैदिक रिलीजन था आपका पॉलीथिस्टिक, मोनोथिस्टिक, मोनिस्टिक या फिर लिबर्टेरियन। तो बहुदेववाद जो है ये था ऋग्वेदिक रिलीजन। यहाँ पे जो बहुदेववाद जो है, पॉलिथिस्टिक का मतलब होता है बहुदेववाद, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा करेक्ट है। ये हम लोगों ने पहले ही पढ़ा हुआ है। तो देखिए इतना बड़ा एक्सप्लेनेशन दिया, एक्सप्लेनेशन को हम लोगों ने जिस्ट में ही कवर किया हुआ है, तो बार बार इस चीज को हम डिस्कस नहीं करेंगे। चलिए हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 65 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 65 देखिए क्या लिखा होता है, लार्जेस्ट नंबर ऑफ ऋग्वेदिक हाइम्स आर डिवोटेड टू। तो सबसे ज्यादा ऋग्वेदिक हाइम्स किसको डिवोटेड है, अग्नि को, इंद्र को, रुद्र को, विष्णु को। तो इंद्र को जो है सबसे ज्यादा ऋग्वेदिक हाइम्स जो है डिवोटेड है। इंद्र हैज बीन डिस्क्राइब्ड एज अ मोस्ट पावरफुल डिटी इन द ऋग्वेद, ये भी चीज हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। सबसे पावरफुल आप कह सकते हैं शक्तिशाली देवता जो है इंद्र को ही बताया गया है ऋग्वेद में। इंद्र is the most important divinity in the Rig Veda. A very large number of Rig Veda hymns, maximum as 250 hymns, are devoted to him, followed by Agni 200 hymns। देखिए अगर आपसे नंबर में पूछ ले कि इंद्र को कितने ऋग्वेदिक हाइम्स डिवोटेड हैं, तो 250 ऋग्वेदिक हाइम्स डिवोटेड है। वहीं अगर अग्नि के बारे में पूछ ले, अग्नि को जो है कितने ऋग्वेदिक हाइम्स डिवोटेड हैं, तो 200 बच्चों 200 ऋग्वेदिक हाइम्स जो है यहाँ पे डिवोटेड हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 66 की तरफ हम मूव करते हैं। लार्जेस्ट नंबर ऑफ हाइम्स इन ऋग्वेद बिलोंग्स टू, चार ऑप्शन आपके सामने लिखा हुआ है, अग्नि, वरुण, विष्णु, यम। अगर यहाँ इंद्र दिया होता तो इंद्र को 250 ऋग्वेदिक हाइम्स डिवोटेड हैं। यहाँ पे ऑप्शन में अग्नि की बात करेंगे, क्योंकि इंद्र के बाद जो सबसे ज्यादा ऋग्वेदिक हाइम्स अग्नि को ही डिवोटेड है, यानी कि 200 हाइम्स डिवोटेड है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पे करेक्ट है। देखिए क्या लिखा हुआ है, द लार्जेस्ट नंबर ऑफ हाइम्स इन ऋग्वेद belongs to god Indra, but in the present question, in the absence of Indra, we choose Agni। मैंने आपको बताया इंद्र को 250 ऋग्वेदिक हाइम्स डिवोटेड हैं, वहीं अग्नि की हम बात करते तो अग्नि को जो है 200 ऋग्वेदिक हाइम्स डिवोटेड है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फटाफट हम आज के सेशन को, आज जितनी भी रिमेनिंग प्रीवियस क्वेश्चंस हैं यहाँ पे उनको हम बाइंड अप करने की कोशिश करेंगे, ज्यादा टाइम हम यहाँ पे नहीं लेंगे बच्चों। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द मोस्ट पॉपुलर गॉड ऑफ द अर्ली वैदिक पीरियड। यहाँ अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि मोस्ट पावरफुल डिटी, मोस्ट इम्पोर्टेंट डिविनिटी जो है ऋग्वेद में इंद्र ही थे, इंद्र की हम बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 65 में हम लोगों ने इसके बारे में डिस्कस किया था, डी वाला ऑप्शन हमारा सही है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा, हु अमंग द फॉलोइंग इज रिगार्डेड एज वार गॉड इन द ऋग्वेद। ये भी आप सभी लोगों को पता है, वार गॉड युद्ध के देवता जो है भगवान इंद्र को ही बोला गया, जिनको मैक्सिमम नंबर ऑफ ऋग्वेदिक हाइम्स अप्रोक्सीमेट आप कह सकते हैं 250 हाइम्स जो है। देखिए क्या लिखा है, इन द ऋग्वेद मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइम्स आर डिवोटेड टू गॉड इंद्र। ही वाज अ स्टॉर्म गॉड रिफर्ड एज स्काई गॉड एंड द गॉड ऑफ वार। तो इनको जो है स्टॉर्म गॉड कहा जाता है बच्चों, क्या कहा जाता है इनको, स्टॉर्म गॉड कहा जाता है, या फिर आप कह सकते हैं स्काई गॉड कहा जाता है, या फिर आप कह सकते हैं गॉड ऑफ वार कहा जाता है इनको। ठीक है बच्चों, क्या कहा जाता है, गॉड ऑफ वार, स्टॉर्म गॉड, स्काई गॉड और गॉड ऑफ वार कहा जाता है। द वेदास डिस्क्राइब इंद्र एज अ गॉड हु wields द थंडर बोल्ट। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 69 की तरफ हम मूव करते हैं। Which of the following gods are was considered as war god in Vedic literature। तो मैंने आप लोगों से एक चीज अभी कहा था कि जहां जहां एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है उन एक्सप्लेनेशंस को थोड़ा ध्यान से सुनने और समझने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि जो भी कमिंग क्वेश्चंस हैं हमारे सामने वो पहले वाले क्वेश्चन उसका आंसर जो है पहले वाले क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन में ही दिया हुआ है। जैसा कि क्वेश्चन नंबर 69 कह रहा है कि हु ऑफ द फॉलोइंग गॉड वाज कंसिडर्ड एज अ वार गॉड इन द वैदिक लिटरेचर। तो किसको जो है युद्ध का देवता या फिर स्काई गॉड या फिर गॉड ऑफ वार या फिर स्टॉर्म गॉड कहा गया, इंद्र को कहा गया। बी वाला ऑप्शन हमारा सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 70 देखते हैं हम क्या लिखा हुआ हमारे सामने। स्टडी द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द वैदिक गॉड इंद्र। इंद्र के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं एंड सिलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड्स गिवन बिलो। तो पहला लिखा हुआ है कि was a god of thunder। तो हम लोगों ने क्या चीज पढ़ा था बच्चों कि गॉड ऑफ थंडर। देखिए अभी जैसे कि पहले वाला क्वेश्चन देखिए, इससे पहले
वार ऑफ गॉड, या फिर स्काई गॉड, या फिर स्टॉर्म गॉड। तो देख सकते हैं हम, जो पहला वाला ऑप्शन हमारे सामने दिया हुआ है वॉज द गॉड ऑफ थंडर, तो पहला वाला ऑप्शन हमारा सही है, ठीक है। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, पनिश द सिनर्स, नहीं ऐसा कुछ हम लोगों ने नहीं पढ़ा इंद्र के बारे में। वॉज द गार्जियन ऑफ द मोरल ऑर्डर, ये भी हम लोगों ने नहीं पढ़ा बच्चों। वॉज द गॉड ऑफ रेन, तो ये आप लोग को पता है इंद्र जो है गॉड ऑफ रेन है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 और 4 जो है यहाँ पे हमारा करेक्ट है, डी वाला सही है, देख सकते हैं। चलिए इसका आंसर देखते हैं क्या लिखा हुआ है। देखिए बच्चों, डी वाला ऑप्शन हमारा सही है। इसका एक्सप्लेनेशन को एक बार हम देखते हैं क्या लिखा है। इन वेदास इंद्र इज द किंग एंड द देव ऑफ स्वर्ग, ठीक है। ही इज द गॉड ऑफ हेवन, आप सभी लोग को पता है, गॉड ऑफ लाइटनिंग, गॉड ऑफ थंडर, गॉड ऑफ रेन। गार्जियन ऑफ द मोरल ऑर्डर वॉज द लॉर्ड वरुण। तो देखिए जो मोरल ऑर्डर की हम बात कर रहे हैं कि उसके गार्जियन जो है लिखा हुआ है कि इंद्र है, नहीं इंद्र नहीं है, वरुण जो है, भगवान वरुण जो है गॉड ऑफ मोरल ऑर्डर है। सम हाइम्स एंड prayers are to God Indra for punishing the sinners, but the absence in the absence of option, देख सकते हैं आप। अब देखिए बच्चों, अगर हम बात करते हैं कि ये जो ऑप्शन नंबर 2 दिया हुआ था पनिश द सिनर्स, तो देखिए कुछ हाइम्स जो हैं प्रेजेंट है हमारे, हाँ कुछ हाइम्स जो हैं आपको देखने को मिलेगा कि भगवान इंद्र के, तो इंद्र के लिए लिखा गया कि ये जो है सिनर्स को पनिश करते, बट ऑप्शन नंबर 2 की अगर देखिए, ऑप्शन नंबर जो है 2 कहीं हमारे पास जो है मेंशन नहीं किया, 1 और 4 के साथ ऑप्शन नंबर 2 नहीं दिया हुआ है। तो जब ऑप्शन नंबर 2 1 और 4 के साथ नहीं दिया हुआ, इससे इसके एब्सेंस में जो है 1 और 4 को हम करेक्ट मानेंगे। अगर 2 भी कहीं पे होता ऑप्शन में, जैसे 1 4 लिखा हुआ उसके साथ 2 वाला भी होता, तो हम जो है जो भी ऑप्शन में होता है इसको हम टिक करते हैं। देखिए कुछ हाइम्स ही यहाँ पे हैं, आर द प्रेयर्स टू गॉड फॉर पनिशिंग द सिनर्स। चलिए क्वेश्चन नंबर 71 को हम डिस्कस करते हैं। 800 BC टू 600 BC इज इक्वल टू विच एरा। अब देखिए क्या कह रहा है, जो 800 BC टू 600 BC है वो किस एरा से बिलोंग कर रहा, ब्राह्मण एरा से, सूत्र एरा से, रामायण एरा से या फिर जो है बच्चों महाभारत एरा से। तो 800 से 600 BC की अगर हम बात करते हैं बच्चों, ये ब्राह्मण एरा से बिलोंग कर रहा। ऑफ इन पीरियड ड्यूरिंग 7th century BC टू 3rd century BC इज कॉल्ड एज सूत्र पीरियड। चलिए बच्चों अगले क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। देखिए क्या कह रहा, गायत्री मंत्र इज फाउंड इन विच बुक, उपनिषद, भगवत गीता, ऋग्वेद या फिर यजुर्वेद। तो अगर हम गायत्री मंत्र की बात करेंगे, ये जो है इट वॉज फर्स्ट रिटन इन संस्कृत इन द ऋग्वेद, संस्कृत भाषा में जो है गायत्री मंत्र को ऋग्वेद में लिखा गया था, किसके द्वारा, बाई ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र, विश्वामित्र जी के द्वारा जो है गायत्री मंत्र को लिखा गया था। अब इस गायत्री मंत्र का मीनिंग क्या होता है, मे द ऑलमाइटी गॉड इलिमिनेट आवर इंटेलेक्ट टू लीड अस अलोंग द राइटेस्ट पाथ। तो देखिए यहाँ पे पूछ रहा है कि गायत्री मंत्र किस में लिखा हुआ है, ऋग्वेद में लिखा हुआ, किसके द्वारा लिखा गया है, ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र जी के द्वारा लिखा गया है। अगला क्वेश्चन भी जो है इसी गायत्री मंत्र से ही, क्वेश्चन नंबर 73 अगर हम देखते हैं बच्चों, द मंत्र फेमस विद द नेम ऑफ गायत्री मंत्र फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्क्रिप्चर। तो देखिए फिर से पूछ रहा कि गायत्री मंत्र किस में लिखा है, भगवत गीता में, अथर्ववेद में, ऋग्वेद में या फिर जो है मनुस्मृति में। तो ऋग्वेद में जो है ये मेंशन किया गया है, लिखा गया संस्कृत भाषा में विश्वामित्र जी के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ, अगला क्वेश्चन पूछ लिया मैंने आप लोग को बताया ना, ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र जी के द्वारा इस गायत्री मंत्र को कंपोज किया गया है, संस्कृत लैंग्वेज में ऋग्वेद में लिखा गया है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा, हु कंपोज द गायत्री मंत्र, वशिष्ठ, विश्वामित्र, इंद्र और परीक्षित। तो विश्वामित्र कंपोज द गायत्री मंत्र। चलिए मूव करते हैं की तरफ हम मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 75 देखिए क्या लिखा हुआ है, सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंत्र एंड वंशनु चरित आर द इंडिकेटर्स ऑफ वेदास, पुराणास, उपनिषद या फिर सूत्र। तो ये बच्चों ये किसके इंडिकेटर हैं, इंडिकेटर हैं पुराण के, ठीक है। पुराण है 5 कैरेक्टरिस्टिक, जैसे कि 5 कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या इसके बारे में भी हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। पुराण have 5 characteristics जैसे कि सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंत्र, वंशानुचरित्र। Among these, सर्ग and प्रतिसर्ग are the natural creation and renovation.
वंश मीन्स अ हिस्ट्री ऑफ सेज एंड गॉड। मनवंत्र is named for the period of different manus and वंशानुचरित means genealogy of kings। ठीक है बच्चों, अब अगला क्वेश्चन है कि कितने पुराण हैं। तो मैंने आप लोग को बताया है 18 पुराण है। उन 18 पुराणों के पहले नाम आप लोग को मैं बताते रही हूँ। मत्स्य पुराण, देखिए पूछ रहा कि कितने पुराण हैं, तो ध्यान रखिएगा 18 पुराण है। मैंने पहले भी डिस्कस किया है, मत्स्य पुराण, मार्कंडेय पुराण, भागवत पुराण, भविष्य पुराण, ब्रह्मनंद पुराण, देन ब्रह्म वैवर्त पुराण, उसके बाद ब्रह्म पुराण, आफ्टर दैट वामन पुराण, देन वराह पुराण, उसके बाद विष्णु पुराण, वायु पुराण, अग्नि पुराण, देन नारद पुराण, उसके बाद पद्म पुराण, देन लिंग पुराण, उसके बाद गरुण पुराण। आप लोगों ने जो है गरुण पुराण के बारे में बहुत बार सुना होगा। देन स्कंद पुराण एंड लास्ट 18th नंबर कूर्म पुराण। ये जो 18 पुराण हैं, अब दीज 18 पुराण श्रीमद् भगवतम इज कंसिडर्ड एज अ क्राउन ज्वेल ऑफ ऑल द वैदिक लिटरेचर। तो यहाँ पे नंबर ऑफ पुराण की बात कर रहा था, तो कितने हैं नंबर ऑफ पुराण? 18। या 18 का नाम हम लोगों ने देख लिया। यहाँ पे जब हम बात कर रहे हैं, ये जो 18 पुराण है, इसमें जो है श्रीमद् भगवतम जो लिखा हुआ है, इसको कंसिडर किया जाता है क्राउन ज्वेल ऑफ ऑल द वैदिक लिटरेचर। अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि श्रीमद् भगवत गीता जो है ओरिजिनली किस भाषा में लिखी हुई थी। तो आप सभी बच्चों को पता है संस्कृत भाषा में श्रीमद् भगवत गीता को लिखा गया था। क्वेश्चन नंबर 77 देखिए क्या लिखा हुआ है। इन विच लैंग्वेज वॉज द श्रीमद् भगवत गीता ओरिजिनली रिटन? संस्कृत, उर्दू, पाली या फिर हिंदी। तो अभी हम लोगों ने क्या डिस्कस किया, संस्कृत भाषा में जो है श्रीमद् भगवत गीता ओरिजिनली लिखा हुआ था। श्रीमद् भगवत गीता वॉज ओरिजिनली रिटन इन संस्कृत लैंग्वेज, ऑफन रिफर्ड इन शॉर्ट एज गीता। There are 700 verses in the Hindu scripture and this is the part of the epic महाभारत। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 78 क्या कह रहा है। आप चलिए क्वेश्चन नंबर 78 आपके सामने प्रेजेंट करने से पहले आप लोग मुझे बताइए कि ओरिजिनली जो है महाभारत को हम किस नाम से जानते थे। जल्दी फटाफट आप मुझे चैट बॉक्स में रिप्लाई कीजिए। वेरी गुड, जिन भी बच्चों ने जय संहिता चैट बॉक्स में रिप्लाई किया है उनका जवाब सही है। ओरिजिनली जो है महाभारत को जय संहिता कहा जाता था बच्चों। ओरिजिनली महाभारत वाज नोन एज जय संहिता। चलिए क्वेश्चन लेके आते हैं। क्वेश्चन नंबर 78 आपके सामने प्रेजेंट करती हूँ। ऑप्शन देखिए क्या क्या लिखा हुआ है। ओरिजिनली द महाभारत वाज नोन एज बृहत कथा ब्राह्मण्स। इन सब चीजों के बारे में हम लोगों ने पढ़ा है जब हम ऋग्वेद का डिस्कस कर रहे थे। एंड टेंशन मत लीजिए, यहाँ पे हम प्रीलिम्स के क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे थे। इस सेशन के बाद हम थ्योरेटिकल पार्ट की तरफ मूव करेंगे। ओरिजिनली महाभारत वॉज नोन एज बृहत कथा ब्राह्मण्स, बृहत संहिता और डी लिखा हुआ है जय संहिता। तो हम लोगों ने क्या देखा अभी कि महाभारत को जो ओरिजिनली जय संहिता कहा जाता है बच्चों। महाभारत ओरिजिनली हैड ओनली 8800 श्लोकास and its original name was Jaya और जय संहिता महाभारत today has 1 lakh श्लोकास and believed to be written by sage वेद व्यास। ठीक है बच्चों, ध्यान रखिएगा ओरिजिनली महाभारत को जय संहिता कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा। क्वेश्चन नंबर 79 द सत सहस्री संहिता इज द निकनेम ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्स्ट? ऋग्वेद, अथर्ववेद या फिर रामायण या फिर महाभारत। देखिए क्या कह रहा है, सत सहस्री संहिता जो है निकनेम था किसका? ये बच्चों निकनेम था महाभारत का। डी वाला ऑप्शन जो है हमारा सही है, महाभारत। अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा। क्वेश्चन नंबर 80 इन महाभारत बाय व्हाट नेम वेर द कुनिंद किंग्स नोन? ठीक है, तो क्या लिखा है कि महाभारत में जो है किस नाम से कुनिंद राजाओं को जाना जाता था? सर्वश्रेष्ठ, मध्यम, द्विज श्रेष्ठ या फिर द्विज। तो द्विज श्रेष्ठ नाम से जो है कुनिंद राजाओं को महाभारत में जाना जाता था। कुनिंद किंग्स इन महाभारत वर नोन बाय द नेम ऑफ द्विज श्रेष्ठ। ठीक है बच्चों,
जो कुनिंद किंग्स थे महाभारत में, उनको जो है द्विज श्रेष्ठ कहा जाता है। दे आर मेंशन इन सभा पर्व ऑफ महाभारत। इन दिस दे हैड बीन चीफ एड्रेस चीफ एमंग द्विज। अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा, क्वेश्चन नंबर 81। अकॉर्डिंग टू हिंदू माइथोलॉजी विच सर्पेंट ऑफर्ड हिमसेल्फ एज अ रोप ऑफ चर्निंग द ओशन। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, जब समुद्र मंथन हो रहा था तो हिंदू माइथोलॉजी के अकॉर्डिंग कौन सा सांप जो है, या फिर विच सर्पेंट ऑफर्ड हिम एज अ रोप, ठीक है, जिसने जो है आप कैसे किस सांप को जो है एज अ रोप यूज किया गया था फॉर चर्निंग द ओशन। तो वासुकी, नाग वासुकी को जो है, अब नाग वासुकी नाम से आप सभी लोग जो है आप कह सकते, आप सभी लोग जानते होंगे। द चर्निंग ऑफ द ओशन ऑफ मिल्क वॉज एन एलाबोरेट प्रोसेस। माउंट मंदारा या फिर मंदार पर्वत की हम बात कर रहे हैं, वॉज यूज एज अ चर्निंग रॉड, एंड वासुकी द किंग ऑफ द सर्पेंट who abides on Shiva's neck became the churning rope। लॉर्ड विष्णु भगवान विष्णु की अगर बात करते हैं, कुर्म अवतार लिया था उन्होंने, came to their rescue and supported the mountain on his back। अब हम जो है क्वेश्चन नंबर 82 की तरफ मूव करते हैं। थोड़े से क्वेश्चंस और हमारे पास रह गए हैं बच्चों, फटाफट हम चीज़ों को वाइंड अप करने की कोशिश करते हैं। आज के सेशन में हम ये वैदिक एज वाले टॉपिक को जो है कंप्लीट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 82 देखिए क्या कह रहा है, इन विच फेज द कंसेप्ट ऑफ अनटचेबिलिटी वॉज पुट क्लियरली। देखिए क्या लिखा, किस वैदिक फेज में, लेटर वैदिक फेज में, या फिर लेटर गुप्ता फेज में, या फिर धर्मशास्त्र फेज में, किस फेज में जो अनटचेबिलिटी का जो कंसेप्ट था साफ साफ हमारे सामने आ जाता है। तो कंसेप्ट ऑफ अनटचेबिलिटी एज्यूम डेफिनेट शेप in the early Christian era, which was a period known as the era of Dharm Shastra in the ancient Indian history। During this period, Brahmanical religion was on ascendances. Various scriptures were being written and the social customs of different types were practiced। देखिए इतना हमें डीप में जाने की जरूरत नहीं, बस ध्यान रखिएगा धर्मशास्त्र, क्योंकि हम लोगों ने जब हम जिसको डिस्कस कर रहे थे शुरुआत में ही, तो वहां पे इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। बार बार एक ही चीज को जो है हम डिस्कस नहीं करेंगे। ध्यान रखिएगा धर्मशास्त्र फेज में जो है हमारे सामने जो है क्लियरली अनटचेबिलिटी का कंसेप्ट आ जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा, सत्यमेव जयते से जो मुंडको उपनिषद से लिया गया है। इस नेशनल आप कह सकते हैं नेशनल मोटो है हमारा सत्यमेव जयते। नेशनल एम्बलम आप सभी लोग को पता है, स्टेट एम्बलम ऑफ इंडिया। क्वेश्चन देखिए क्या लिखा, फ्रॉम विच उपनिषद द वर्ड सत्यमेव जयते हैज बीन टेकन। तो मुंडको उपनिषद से। देखिए यहाँ पे जो है मंडको लिखा हुआ है, बट कहाँ से लिया गया है, मुंडको उपनिषद से। मुंडको उपनिषद से जो है मुंडको उपनिषद से लिया गया, ना कि मंडको। तो डी वाला ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही। देखिए लिखा क्या था, मंडको उपनिषद, कथो उपनिषद या फिर छंदोग्य उपनिषद, डी लिखा हुआ, नन ऑफ दिस। तो मुंडको से लिया गया, ना कि मंडुको। ठीक है, ध्यान रखिएगा मुंडको उपनिषद से जो है सत्यमेव जयते का कंसेप्ट जो वर्ड है ये लिया गया है, और इसी सत्यमेव जयते को नेशनल मोट्टो कहा जाता है। The word Satyamev Jayate is a Sanskrit word taken from Mundaka Upanishad, not from the Mandukya। जो मीनिंग है इस सत्यमेव जयते का, ट्रुथ अलोन ट्रिम्फ, ध्यान रखिएगा ये जो है एडॉप्टेड एज अ नेशनल मोटो ऑफ इंडिया। ध्यान रखिएगा नेशनल एम्बलम जब आपसे पूछेगा, कहीं क्वेश्चन आ गया नेशनल एम्बलम, इजी समझ के इसको छोड़ मत दीजिएगा। स्टेट एम्बलम ऑफ इंडिया, नेशनल एम्बलम जो है हमारा क्या है, स्टेट एम्बलम ऑफ इंडिया। देखिए जब हम बात कर रहे हैं सत्यमेव जयते की, इट इज इंस्क्राइब्ड इन द स्क्रिप्ट एट द बेस ऑफ द नेशनल एम्बलम। नेशनल एम्बलम अभी हम लोगों ने बात किया ऑन 26 ऑफ जनवरी 1950 इट वाज एडॉप्टेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। 26 जनवरी 1950 को जो है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा अडॉप्ट कर लिया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है, अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था क्वेश्चन नंबर 84 जो हम लोगों ने डिस्कस किया है बच्चों। देखिए क्या कह रहा, फ्रॉम वेयर द वर्ड सत्यमेव जयते टेकन, मनुस्मृति, भगवत गीता, ऋग्वेद या फिर मुंडको उपनिषद। तो हमारे पास देख सकते हैं आप यूपीएससी 2004 का क्वेश्चन है, यूपीपीसीएस स्पेशल प्री 2000 मेंस 2004 यूपीपीसीएस में ही पूछा है 2 बार, ये यूपीएससी में 2004 में पूछा गया है। देख सकते हैं आप कितना इंपॉर्टेंट था। इसीलिए कहते हैं कि चाहे वो स्टेट पीसीएस का एग्जाम क्वेश्चन हो, चाहे यूपीएससी का क्वेश्चन हो, यूपीएससी का क्वेश्चन स्टेट पीसीएस में भी पूछ सकता है और स्टेट पीसीएस का क्वेश्चन जो है यूपीएससी में भी पूछ सकता है बच्चों।
तो जैसा कि क्वेश्चन नंबर 84 आपको देखने को मिल रहा है कि सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है, तो यहाँ पे हमारे पास मुंडको उपनिषद जो है ऑप्शन में है, डी वाला ऑप्शन हमारा सही है। एंड ध्यान रखिएगा, दिस सत्यमेव जयते इज अ नेशनल मोटो ऑफ इंडिया। ठीक है, मूव करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 86 की तरफ। The statement तमसो माँ ज्योतिर्गम्य was originally mentioned in, तो देखिए क्या लिखा है, तमसो माँ ज्योतिर्गम्य कहाँ मेंशन किया गया, उपनिषद में, महाकाव्य में, पुराण में, या फिर जो है आप कह सकते हैं सदर्शन में, या फिर नन ऑफ दिस। तो तमसो माँ ज्योतिर्गम्य बच्चों उपनिषद में मेंशन किया गया। तमसो माँ ज्योतिर्गम्य कहाँ मेंशन किया गया बच्चों, उपनिषद में मेंशन किया गया, ध्यान रखिएगा। द स्टेटमेंट तमसो माँ ज्योतिर्गम्य इज ओरिजिनली मेंशन इन बृहदारण्यक उपनिषद। दिस स्टेटमेंट मींस लीड अस फ्रॉम डार्कनेस टू लाइट। देख सकते हैं ये जो तमसो माँ ज्योतिर्गम्य का मतलब क्या है कि हमें अंधेरे से जो है रोशनी की तरफ ले चलिए, और लीड अस फ्रॉम इग्नोरेंस टू ट्रुथ। अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है। The legend of Satyakam Jabal, which challenges the stigma of being an unmarried mother, is mentioned in जबाल उपनिषद, प्रश्नो उपनिषद, छंदोग्य उपनिषद, या फिर लिखा हुआ है कथो उपनिषद। तो जो लीजेंड है सत्यकाम जबाल, जिसने जो चैलेंज किया था स्टिग्मा ऑफ बीइंग अ अनमैरिड मदर, ये जो है मेंशन किया गया बच्चों छंदोग्य उपनिषद में। Satyakam Jabal is a boy and a later Vedic sage who first appears in chapter 4 of the ancient Hindu text, the Chandogya Upanishad, challenge the stigma of unmarried mother। अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 88 की हम बात कर रहे हैं। द लिटरल मीनिंग ऑफ विच उपनिषद इन इज व्हाइट हॉर्स। तो देखिए क्या कह रहा है, किस उपनिषद का लिटरल मीनिंग जो है व्हाइट हॉर्स होता है। कथो उपनिषद, छंदोग्य उपनिषद, तैत्रीय उपनिषद, या फिर ईशो उपनिषद, या फिर लिखा हुआ नन ऑफ दीज। तो ध्यान रखिएगा बच्चों आप, देखिए श्वेताश श्वेताश अवतार उपनिषद जो है, इस शब्द का मतलब होता है, लिटरल मीनिंग होता है कैरिड ऑन अ व्हाइट हॉर्स। तो देखिए श्वेताश्वतार जो है ये कहीं इस उपनिषद के बारे में यहाँ पे कहीं भी ऑप्शन में नहीं है, यानी कि इसका सही आंसर क्या होगा, डी नन ऑफ दीज। जस्ट वेट फॉर फ्यू सेकेंड्स। चलिए बच्चों इसके एक्सप्लेनेशन की तरफ हम मूव करते हैं। देखिए बच्चों क्या लिखा हुआ है, जो ऑप्शन में हमारा दिया हुआ उसमें से किसी भी शब्द का जो है लिटरल मीनिंग व्हाइट हॉर्स नहीं होता है, बट श्वेतेश्वतार उपनिषद इज एन एंशिएंट संस्कृत टेक्स्ट एम्बेडेड इन द यजुर्वेद। इस शब्द का जो लिटरल मीनिंग होता है कैरिड ऑन अ व्हाइट हॉर्स, तो ये वाला ऑप्शन हमारा सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है, फंडामेंटल और बेसिक स्क्रिप्ट ऑफ ऋग्वेद वॉस। देखिए तो क्या कह रहा है कि ऋग्वेद करने, क्वेश्चन नंबर 89 क्या कह रहा है, ऋग्वेद का जो है बेसिक स्क्रिप्ट क्या है, या फिर फंडामेंटल क्या है ऋग्वेद का, देवनागरी, खरोष्टी, पाली, या फिर ब्राह्मी। जो बेसिक स्क्रिप्ट कह रहा बच्चों आप कह सकते हैं ऋग्वेद का बेसिक स्क्रिप्ट कह रहा है, वो क्या है बच्चों, ब्राह्मी। ब्राह्मी जो है ऋग्वेद का बेसिक स्क्रिप्ट है। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, एक्सप्लेनेशन हम देखते हैं। द बेसिक स्क्रिप्ट ऑफ ऋग्वेद वाज ब्राह्मी। द वर्क ऑन स्क्रिप्ट और भाषा इज सेड टू हैव बीन स्टार्टेड बाय ब्रह्म। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर क्या है, ब्राह्मी। अगला क्वेश्चन चलिए हम देखते हैं, ये बाकी जो यहाँ पे जो चीजें लिखी गई उसके बारे में हम लोगों ने पहले ही डिस्कस किया हुआ है। अब देखिए यहाँ पे एक पॉइंट देखिए, जो प्रीस्ट ऑफ ऋग्वेद वर कॉल्ड होता यहाँ से अगला क्वेश्चन हमारे सामने, जो प्रीस्ट थे ऋग्वेद में उनको हम
होता कहते थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 90 क्या कह रहा है। इन ऋग्वेद, इन द वैदिक रिचुअल्स, होता इज एसोसिएटेड विद। अब देखिए वैदिक रिचुअल्स में जो होता शब्द है, होता, ये एसोसिएटेड थे किस, ऋग्वेद से, यजुर्वेद से, साम वेद से, या फिर अथर्ववेद से। तो जस्ट फ्यू सेकंड्स पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा है, कुछ देर पहले, कि जो प्रीस्ट थे ऋग्वेद के, उनको होता कहते थे। तो ऋग्वेद यहाँ पे सही होगा। इन द वैदिक रिचुअल्स होता इज एसोसिएटेड विद ऋग्वेद। अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है बच्चों। देयर इज अ सिमिलरिटी इन अवेस्ता एंड द ऋग्वेद, फ्रॉम विच रीजन द अवेस्ता इज रिलेटेड टू। तो देखिए क्या कह रहा है, जो अवेस्ता शब्द यहाँ लिखा हुआ, अवेस्ता में और ऋग्वेद में कुछ सिमिलरिटी थी। अब क्या कह रहा है कि अवेस्ता जो है किस रीजन से बिलोंग कर रहे थे, ये इंडिया से, ईरान से, या फिर इजराइल से, या फिर इजिप्ट से। तो ये जो अवेस्ता है वो जो है बच्चों ईरान से बिलोंग कर रहे थे। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन हम देखते हैं। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन गिवन अबाउट द आर्यंस, द इंडो ईरानियन ग्रुप हुज मेंबर्स कंपोज जोरोस्ट्रियन scriptures, the Avesta, the Hindu scriptures such as the Vedas, called themselves आर्यंस। तो आप देख सकते हैं कि आर्यंस के बारे में जो डेफिनेशन दिया हुआ था, तो क्या कह रहे, जो इंडो ईरानियन ग्रुप थे, जिनके जो मेंबर्स थे, वो मेंबर्स कंपोज जोरोस्ट्रियन स्क्रिप्चर्स, अवेस्ता स्क्रिप्चर्स, उन्होंने हिंदू स्क्रिप्चर्स को भी कंपोज किया, जैसे वेदास, एंड खुद को इन्होंने आर्यंस का। सो इट इज क्लियरली क्लियर दैट इन द वैदिक पीरियड इट वाज रीजन ऑफ प्रेजेंट डे ईरान वेयर जोरोस्ट्रियनिज्म प्रिवेल्ड एंड द अवेस्ता वाज रिटन बाय जोरोस्ट्रियन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा हुआ है। अघन्य शब्द का मतलब मैंने आप लोगों को बताया था, गाय होता है। ठीक है, काऊ। क्वेश्चन नंबर 92 देखिए बच्चों क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल वाज कंसीडर्ड एज अगन्य ड्यूरिंग द वैदिक पीरियड। किस एनिमल को जो है अगन्य कहा जाता है। तो मैंने आप लोग को ऑप्शन पहले आंसर बताया कि काऊ को जो है कहा जाता है। ऑप्शन क्या दिया हुआ है, बुल, बी लिखा हुआ है शीप, सी लिखा हुआ है हमारे सामने काऊ, एंड डी लिखा हुआ है एलिफेंट। तो अगन्य का मतलब होता है काऊ, जिसे आप मार नहीं सकते, जिसे मारा नहीं जाता, मारा नहीं जा सकता। इट वॉज द काउ which was considered as aganya during the Vedic period. Aganya means not worthy of being killed. This status of cow shows। अब ये जो अगन्य शब्द अगन्य कहा गया है काउ का, इससे ये दिखा रहा है कि कितनी पवित्र थी गाय उस समय वैदिक पीरियड में। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं आप, फिर से 2008 में भी ये क्वेश्चन पूछा हुआ, 2010 में भी पूछ लिया गया है। पूछ रहा है ऋग्वेद में अघन्य का मतलब क्या होता है, गोट, काऊ, एलिफेंट, हॉर्स। तो आप सभी लोग को पता है इसका मतलब होता है काऊ। क्वेश्चन नंबर 94 देखिए, 2017 में पूछा हुआ, फिर से पूछ लिया वही क्वेश्चन। द नेम अघन्य, जस्ट वेट। The name Aghan, mentioned in the many passages of the Rig Ved, refers to priests, women, cows and Brahmins। तो आप सभी लोग को पता चल गया कि अघन्य शब्द का मतलब जो है गाय होता है, काऊ होता है। दो चार पांच क्वेश्चंस और हमारे पास रह गए हैं। इन द अर्ली ऋग वैदिक पीरियड व्हाट वाज कंसिडर्ड टू बी द मोस्ट वैल्यूएबल प्रॉपर्टी। तो वैदिक पीरियड में हम लोगों ने पढ़ा था कि अर्ली वैदिक पीरियड में जो सबसे वैल्यूएबल प्रॉपर्टी है वो काऊ है बच्चों। आप, और ये कितना प्योर्स है, कितना कह सकते कितना पवित्र है, ये भी हम लोगों ने पढ़ा। कैटल ब्रीडिंग वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑफ द ऋग वैदिक पीरियड। प्रेयर्स वर ऑफर्ड टू इंक्रीज द नंबर ऑफ कैटल। देख सकते हैं आपकी पूजा पाठ किया था, प्रेयर्स किए जाते थे ताकि जो है नंबर ऑफ कैटल को इंक्रीज किया जा सके। इट वाज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, काऊ इज कंसिडर्ड एज अ ड्यूटी इन सम सूक्त ऑफ द ऋग्वेद। अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ, क्वेश्चन नंबर 696। इन द कंटेक्स्ट ऑफ द इंडियन कल्चर रित मीन्स, रित का मतलब क्या होता है। रित का मतलब होता है बच्चों नेचुरल लॉ। ठीक है, जो कंसेप्ट है रित का, यानी कि यूनिवर्सल प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल लॉ इज ऑफ द वैदिक ओरिजिन। और गॉड वरुण, भगवान वरुण को जो है स्टेट, गॉड वरुण को ये कंसिडर किया जाता था कि गॉड वरुण इज सपोज टू अपहोल्ड द रिट और द नेचुरल ऑर्डर, दैट इज वाई ही वाज आल्सो कॉल्ड एज
ऋत्स्य गोपा, वरुण को जो ऋत्स गोपा भी कहा जाता है। तो इंडियन कल्चर की हम बात करें, यहाँ पे ऋत का मतलब होता है नेचुरल लॉ। ए वाला ऑप्शन हमारा सही है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 97 की तरफ। In the context of the ancient Indian society, which one of the following terms does not belong to the कैटेगरी ऑफ द अदर थ्री? तो देखिए क्या लिखा हुआ है, एंशियंट इंडियन सोसाइटी में इसमें से कौन सा जो है, चार जो ऑप्शन दिया उसमें से चार में से जो है कौन सा जो है एक अलग कैटेगरी से बिलोंग करे या फिर इन तीनों से नहीं जुड़ा हुआ है? कुल, वंश, कोश, गोत्र। तो आप सभी लोग को देखने को मिला ये कुल, वंश, गोत्र, ये एक चीज से, एक टर्म से बिलोंग कर, इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंडियन एंशिएंट इंडियन सोसाइटी, वंश, गोत्र, कुल, ये जो है फैमिली सिस्टम से जुड़ा हुआ है। लेकिन कोश जो है, ये जो कोश शब्द है, ये ट्रेजरी से जुड़ा हुआ। किससे जुड़ा हुआ बच्चों? ट्रेजरी से। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन था। ठीक है, कुल, वंश, गोत्र जो ये फैमिली सिस्टम से जुड़ा हुआ, और कोश शब्द जो है ट्रेजरी से, खजाना से जुड़ा हुआ है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है हमारे सामने। ये टोटल कितने संस्कार हैं? आप सभी लोगों को पता है टोटल 16 संस्कार हैं बच्चों। टोटल कितने संस्कार हैं? 16 संस्कार हैं। इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ रखा है। क्वेश्चन नंबर 99 देखिए क्या कह रहा है। गंग दशहरा, गंगा दशहरा सेलिब्रेटेड इन विच मंथ एंड डे अकॉर्डिंग टू हिंदू कैलेंडर? तो हिंदू कैलेंडर के अकॉर्डिंग जो गंगा दशहरा कब सेलिब्रेट किया जाता था? तो चलिए इसके एक्सप्लेनेशन को देखते हैं हम। इसका सही आंसर 10th ब्राइट लूनर डे ऑफ ज्येष्ठ। इस एक्सप्लेनेशन को हम देखते हैं। छत्तीसगढ़ पीसीएस का ये क्वेश्चन है। Ganga Dashera, also known as Gang Avtaram, is a Hindu festival celebrating the Avtaran of the Ganges. It is believed by Hindus that the holy river Ganges descended from heaven to earth on this day. Ganga Dashera take place on Dashmi of the waxing moon Shukla Paksh of the Hindu calendar month Jyesht. ठीक है बच्चों, फेस्टिवल सेलिब्रेशन लास्ट 10 डेज प्रिसीडिंग हिज हॉलीडे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 100, ये आज के सेशन का और आप कह सकते हैं वैदिक एज का जो है लास्ट क्वेश्चन है। अ टीचर हु टॉट वेद वेदांग फॉर लाइवलीहुड वाज कॉल्ड। तो उपाध्याय जो वेद वेदांग के बारे में पढ़ाते थे उनको जो है उपाध्याय कहा जाता था। उपाध्याय वाज द वन हु अडॉप्टेड टीचिंग एज अ प्रोफेशन टू अर्न हिज लाइवलीहुड एंड टॉट ओनली अ पोर्शन ऑफ वेद और वेदांग। तो देख सकते हैं जो उपाध्याय थे बच्चों, वो अपने, आप कह सकते हैं अपनी जीविका के लिए जो है इन लोगों ने टीचिंग का प्रोफेशन अडॉप्ट किया था और ये वेद का कुछ पोर्शन ही पढ़ाते थे, या फिर आप कह सकते हैं वेदांश, वेद के अंगों को, कुछ वेद के अंग को ही पढ़ाते थे। उनको क्या कहा जाता था? उपाध्याय कहा जाता था। देखिए बच्चों, जो फिल्म्स के क्वेश्चन हैं वैदिक एज से जुड़े हुए उन सभी को हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। उम्मीद करते हैं यहाँ से जो 100 क्वेश्चन हम लोगों ने पढ़े हैं वहां से एक भी क्वेश्चन आप लोगों का गलत नहीं होगा। स्टार्टिंग में मैंने एक चीज बताया था आप लोग को, आर्य का मतलब क्या होता है, एक बार रिकॉल करा देती हूँ क्योंकि ये 5वां पार्ट है, हो सकता हो आप लोग लास्ट सेशन में आते आते भूल जाए। बट ध्यान रखिएगा, थोड़ा ध्यान से पढ़ने की कोशिश कीजिएगा ताकि सभी चीज आप लोग के दिमाग में बैठे रहे, सो दैट जो भी क्वेश्चन इन पॉइंट्स जुड़ा हुआ है वो आप लोगों का गलत ना हो। आर्य शब्द का मतलब हम लोगों ने क्या पढ़ा था? ग्रेट या फिर जो है हाई बॉर्न, ग्रेट या फिर हाई बॉर्न। और संस्कृत में जो इन क्लासिक संस्कृत, इस शब्द का मतलब होता है नोबल मैन। क्लासिक संस्कृत में जो है इस शब्द का मतलब होता है बच्चों नोबल मैन। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था कि होमलैंड ऑफ आर्यंस कौन कौन से हैं, किस स्कॉलर्स के द्वारा क्या कहा गया है। उसके बाद हम लोगों ने कुछ ऋग्वेदिक, आप कह सकते हैं जो ऋग्वेदिक एज में कुछ रिवर्स के नेम पढ़े थे, उनका मॉडर्न नेम क्या था वो भी हम लोगों ने पढ़ा था। एक बार रिकॉल करा देती हूँ, लास्ट 2-3 मिनट लगेगा। अस्कनी को जो है चेनाब कहा जाता था, विपाशा को व्यास, और परुशनी को रवि नदी, वितस्ता को झेलम, कुबा को काबुल, क्रुमु को कुर्रम, गोमती को गोमल, सुवस्तु को स्वैत, और सदा नीरा को गंडक, अनशुतुद्री को सतलज, दृष्टवती को जो है घग्गर कहा जाता था। उसके बाद हम लोगों ने 4 वेदों के बारे में पढ़ा था, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। और हम लोगों ने कुछ पॉइंट और पढ़ा था कि ऋग्वेद में 10 मंडल होते हैं, 1028 सूक्त हैं, 10,552 ऋचा या फिर वर्ष हैं। जब हम 10 मंडल की हम बात कर रहे हैं, 2 से 7 मंडल जो है ऋग्वेद का वो मोस्ट एंशियंट मंडल है बच्चों।
ठीक है। वहां भी मंडल में भी अलग अलग मंडल को जो है अलग अलग लोगों के द्वारा जो है लिखा गया है। फिर हम लोगों ने गायत्री मंत्र के बारे में पढ़ा था कि थर्ड मंडल में जो जो 10 मंडल हम लोगों ने पढ़े, वहां पे जो है बच्चों थर्ड मंडल में गायत्री मंत्र के बारे में लिखा गया है। और ये गायत्री मंत्र किसके द्वारा लिखा गया? विश्वामित्र के द्वारा लिखा गया गायत्री मंत्र भगवान सूर्य को जो है डेडिकेटेड है बच्चों। फिर हम लोगों ने होता शब्द का मतलब पढ़ा था। जो प्रीस्ट थे ऋग्वेद में उनको जो है होता कहा जाता था। चलिए काफी सारी चीजों को हम लोगों ने पढ़ लिया। अब आप लोगों से एट द एंड ऑफ द सेशन एक बार फिर से मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है कि प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ये प्रिम्स के क्वेश्चंस का जो है आज हमारा आखिरी सेशन था। उसके बाद जो है हम थ्योरेटिकल पार्ट को आपके सामने लेकर के आएंगे बच्चों। जो मॉडर्न हिस्ट्री का थ्योरेटिकल पार्ट जहाँ से छूटा था वहीं से हम फिर से चीजों को शुरू करेंगे। चलिए आज के सेशन को हम यहीं पे बाइंड अप करते हैं। थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट विशेस फॉर योर कमिंग एग्जाम। काफी सारी लेक्चर्स आप लोगों के सामने प्रेजेंट किया है मैंने। सभी लेक्चर सभी सेशंस को जरूर जाकर के आप लोग सुनिएगा, देखिएगा एंड समझने की कोशिश कीजिएगा। थैंक यू सो मच।